हेलो गाइस, डेली इन शॉर्ट की सीरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी श्रीवास्तव। आज का हमारा जो विषय है, एक राष्ट्र एक चुनाव, उसके फायदे और नुकसान के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए, देर नहीं करते हैं, जल्दी स्टार्ट करते हैं। हम इसे बिंदुवार पढ़ेंगे। पहला हमारा बिंदु हो, खबरों में क्यों है। पक्षों में तर्क, इसके पक्ष में क्या क्या तर्क दिया गया है। एक राष्ट्र एक चुनाव के में क्या क्या चुनौतियां आ सकती है अगर उसे हम लागू करते हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव क्या है और उसके विपक्ष में तर्क। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा पॉइंट क्या कर रहा है कि खबरों में क्यों है। हम इसे बिंदुवार देखते हैं। हाल ही में एक राष्ट्र एक चुनाव पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित समिति ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। आपको भी पता है कि एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए एक समिति का गठन हुआ था, जिसके अध्यक्ष हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी थे। इसमें उन्होंने कहा कि देश में, भारत में जो चुनाव होंगे वो दो चरणों में चुनाव होंगे। पहला जो चरण होगा उसमें लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के चुनाव कराए जाएंगे, और जो दूसरा चरण होगा उसमें लोकसभा के 100 दिन पूरे होने के बाद, मतलब जो पहला चरण के पूरे होने के 100 दिन बाद हम द्वितीय चरण कराएंगे, और उसके द्वितीय चरण में जो लोकल के चुनाव होते हैं उसको कराएंगे। तो उसकी रिपोर्ट उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को रिपोर्ट सौंप दी है। ठीक है, इसलिए ये खबरों में। अब एक राष्ट्र एक चुनाव क्या है उसको एक बार हम देख लेते हैं। तो भारत पहला जो बिंदु कर रहा है, भारत में एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा का अर्थ है कि लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव को एक साथ कराना है। यानी कि लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव को एक साथ कराना है। इन चुनाव को एक साथ, एक ही दिन और एक ही निश्चित समय सीमा के भीतर कराने का विचार है। ठीक है। इससे पहले भी भारत में 1967 तक एक साथ चुनाव कराए जाते थे। यानी कि आज से भी 1967 तक एक साथ चुनाव कराए थे। मसलन 1952, 1957, 1962, 1967 में लोकसभा और राज्य विधानसभा के लिए एक साथ चुनाव कराए गए। ठीक है। ऐसा नहीं कि ये पहली बार होगा, इससे पहले भी हो चुका। 1967 तक ये होते रहते थे। ठीक है। अगला बिंदु हमारा क्या कर रहा है कि 1968 और 1969 में कुछ विधानसभा के समय से पहले भंग होने के कारण, यानी कि जो कुछ विधानसभा थे जो समय से पहले भंग हो गई, उसके कारण एक साथ जो चुनाव होता था वो बाधित हो गया, ब्रेक लग गया उस पे। अगला बिंदु कह रहा है कि इसके अलावा 1970 में लोकसभा को समय से पहले भंग कर दिया गया था। यानी कि पहले राज्य विधानसभा में तो 1968-69 में कुछ विधानसभा समय से पहले भंग होने के कारण एक साथ चुनाव बाधित हो गई थी। उसके बाद 70 में लोकसभा समय से पहले भंग कर दिया गया, इसलिए 1971 में नए चुनाव हुए। तो यहाँ से जो उसका सीक्वेंस था वो टूट गया। ठीक है। इन सभी घटनाओं के कारण भारत में एक साथ चुनाव का चक्र टूट गया। जब एक बार चक्र टूट गया तो रुक गया, वो अलग अलग होना स्टार्ट हो गया। ठीक है। क्लियर है सबको। अब इसके पक्ष में क्या क्या तर्क दिया गया है एक बार वो देख लेते हैं। पक्ष में तर्क कह रहा है कि भारत में हर साल कहीं ना कहीं चुनाव होते जा रहा है। इस तरह लगातार चुनाव चक्र राज्य के खजाने पर वित्तीय बोझ है। यानी कि अगर हमेशा चुनाव होंगे तो राज्य के खजाने में वित्तीय बोझ बढ़ेगा, तो वो बोझ बढ़ रहा है। तो इस पे एक तर्क दिया गया। एक राष्ट्र एक चुनाव से चुनाव प्रक्रिया पर होने वाले कुल खर्चों में कमी आएगी। जो खर्च होंगे उस पर कमी आएगी अगर एक राष्ट्र एक चुनाव होगा। अगला जो बिंदु कह रहा है कि एक साथ चुनाव कराने से राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों के प्रचार खर्च में कमी आएगी। पार्टियों को वित्तीय संसाधनों के बेहतर प्रबंधन में मदद मिलेगी। सही बात है। ठीक है। अगला तर्क कह रहा है अगला तर्क कह रहा है कि ये चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता लागू होने के परिणाम स्वरूप होने वाली नीतिगत पंगुता को कम करेगा। जो नीतिगत पंगुता को वो कम कर देगा जो आदर्श आचार संहिता लागू होता है। ठीक है। चुनाव के दौरान सुरक्षा बलों की लगातार तैनाती से सशस्त्र पुलिस बलों की एक बड़ी संख्या का उपयोग होता है। सही बात है। जब चुनाव होते हैं तो आपने देखा है सशस्त्र पुलिस बल की एक बहुत बड़ी संख्या आती है जो चुनाव प्रक्रिया को पूरा करवाती है। इस पे तर्क क्या दिया है, एक साथ चुनाव के बाद इस बल को नक्सलवाद जैसी आंतरिक सुरक्षा समस्याओं के बेहतर प्रबंधन के लिए बेहतर ढंग से तैनात किया जा सकता है। अगर एक साथ एक चुनाव होगा तो उसमें जो सशस्त्र पुलिस बल है वो हमें मिल जाएगा फ्री, तो उसे हम नक्सलवाद जैसी आंतरिक सुरक्षा समस्या है उस पे हम इसको लगा देंगे। ठीक है, क्लियर है भाई। अगला जो तर्क दे रहा है इसके पक्ष में, तो बार बार होने वाले चुनाव राजनीतिक वर्ग को दीर्घकालिक कार्यक्रमों, नीतियों पर ध्यान देने केंद्रित करने के बजाय तत्काल चुनावी लाभ के बारे में सोचने के लिए मजबूर करते हैं। सही है। विधि आयोग के अनुसार एक साथ चुनाव से मतदान प्रतिशत बढ़ेगा। जो मतदान प्रतिशत है वो बढ़ेगा क्योंकि लोगों के लिए एक साथ कई वोट डालना आसान होगा। मतलब एक बार वो निकलेंगे तो सारे वोट डाल देंगे, इससे मतदान की प्रतिशतता में वृद्धि होगी। ठीक है। 2015 में भी एक रिपोर्ट आई थी। 2015 में ई एम सुदर्शन नचियप्पन की अध्यक्षता में क्रमिक लोक शिकायत कानून और न्याय पर संसदीय स्थायी समिति ने एक स्थान
एक साथ चुनाव की सिफारिश की थी। यानी इससे पहले भी 2015 में ईएम सुदर्शन नचियप्पन की अध्यक्षता में उन्होंने सिफारिश की थी कि एक साथ चुनाव कराया जाए। ठीक है? अब इसके विपक्ष में एक बार तर्क देख लेते हैं। इसके विपक्ष में क्या कहा जा रहा है? जो पहला बिंदु कह रहा है विपक्ष में ये कह रहा है कि नियमित चुनाव ये सुनिश्चित करते हैं कि सरकार लोगों की इच्छाओं को नियमित रूप से सुनने के लिए बाध्य है और बेहतर जवाबदेही सुनिश्चित करती है। सही बात है। अगला बिंदु क्या कह रहा है? एक साथ चुनाव होने से क्षेत्रीय दल प्रभावित होते हैं। साहब एक साथ चुनाव अगर होंगे तो उससे क्षेत्रीय दल प्रभावित हो जाए, क्योंकि स्थानीय मुद्दे के बजाय राष्ट्रीय मुद्दा हावी हो जाएगा। अगर एक साथ चुनाव होते हैं विधानसभा लोकसभा का, तो उसपे जो क्षेत्रीय दल होते हैं वो प्रभावित हो जाएंगे। उसके ऊपर राष्ट्रीय मुद्दा चुनावी के दौरान हावी हो जाएगा। सही बात है। एक साथ चुनाव लोकतंत्र के खिलाफ है, क्योंकि चुनाव के कृत्रिम चक्र को लागू करने की कोशिश करना, मतदाताओं की पसंद को सीमित करना सही नहीं है। ये इसके विपक्ष में तर्क है। ठीक है? अगला जो विपक्ष में तर्क कह रहा है बिंदु, एक साथ चुनाव के लिए भारी सुरक्षा बलों की तैनाती एक तार्किक चुनौती है। एक साथ चुनाव होगा तो सुरक्षा बल की हमें आवश्यकता पड़ेगा, जो एक तार्किक चुनौती है। इससे देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरा हो सकता है। अगला बिंदु कह रहा है वर्तमान प्रणाली को हमारे पूर्वजों ने नियमित चुनाव को प्रबंधन करके लोकतंत्र की इच्छा को बनाए रखने के लिए जानबूझकर चुनी गई, ताकि लोग वोट देने के अधिकार के माध्यम से अपनी इच्छा व्यक्त कर सके। ठीक है? अगला पॉइंट है चुनाव प्रणाली में संशोधन का मतलब लोगों की लोकतांत्रिक इच्छा व्यक्त करने की शक्ति से छेड़छाड़ करना होगा। ठीक है? ये सारे विपक्ष में इसके तर्क दिए जा रहा है। ठीक है? अभी हमने अपने पढ़ा पक्ष में तर्क, विपक्ष में तर्क। अब इसके चुनौतियों को एक बार देख लेते हैं। चुनौती में जो पहला बिंदु क्या कह रहा है? पहला बिंदु कह रहा है, एक मिनट दीजिएगा, सॉरी। हाँ, पहला बिंदु कह रहा है एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए संविधान और अन्य कानूनी ढांचों में बदलाव की आवश्यकता होगी। यानी जब एक राष्ट्र एक चुनाव होंगे तो उसमें संविधान और अन्य कानूनी ढांचों में बदलाव की जरूरत पड़ेगी। सही बात। ठीक है? एक साथ चुनाव के लिए संविधान के 5 अनुच्छेदों में संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी। यानी जब एक साथ चुनाव होंगे तो उसमें संविधान में 5 अनुच्छेदों में संशोधन की आवश्यकता होगी। अनुच्छेद जिसमें अनुच्छेद 83 होगा, अनुच्छेद 85 होगा, अनुच्छेद 172 होगा। अनुच्छेद 83 संसद के सदनों की अवधि में से संबंधित है। अनुच्छेद 85 राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को भंग करने से संबंधित है और अनुच्छेद 172 राज्य विधानमंडलों की अवधि से संबंधित है। ठीक है? अगले जो 2 अनुच्छेद होंगे वो अनुच्छेद आपका होगा अनुच्छेद 174 और 356। ये 5 अनुच्छेदों में संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है? 174 अनुच्छेद क्या कहता है कि राज्य विधानसभा के विघटन से संबंधित है और राज्यों में अनुच्छेद 356 कह रहा है राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने से संबंधित है। अगला जो बिंदु होगा, जो चुनौती होगी, वो ये कह रहा है कि इसके लिए राज्यों को 50% अनुसमर्थन के साथ-साथ संवैधानिक संशोधन की भी आवश्यकता होगी। ठीक है? अगला जो बिंदु कह रहा है, एक साथ चुनाव कराने के लिए केंद्र को कुछ राज्यों को अपने सदनों की शर्तों को कम करने और अन्य को शर्तों को बढ़ाने के लिए सहमत करना होगा। यानी कि राज्यों को भी ना केंद्र के साथ सामंजस्य बना के चलना पड़ेगा। ये इसकी चुनौतियां थी। ठीक है? एक और बिंदु देखते हैं। विधानसभा अवधि में कटौती विस्तार भी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि सबको एक साथ लाने के लिए उनके विधानसभा अवधि में कटौती भी होगा और किसी में विस्तार भी किया जाएगा। एक साथ चुनाव के कार्यान्वयन में लगभग 30 लाख ईवीएम मशीन और वोटर वेरिफाइड वीवीपीएटी मशीनों की व्यवस्था करना और देश भर में केंद्रीय बलों की तैनाती करना भी एक बड़ी चुनौती होगी। यानी वोट डाला जाएगा तो ईवीएम और सुरक्षा के लिए पुलिस बलों की आवश्यकता पड़ेगी। ये भी उसकी चुनौती है। तो हमने पढ़ा खबरों में क्यों है, इसके पक्ष में तर्क दिया गया, उसके विपक्ष में तर्क दिया गया और एक राष्ट्र एक चुनाव क्या है उसके बारे में देखा गया। अब इससे संबंधित प्रश्नों को एक बार देख लेते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न ये कह रहा है कि एक राष्ट्र एक चुनाव, सॉरी एक सेकंड, हाँ, एक राष्ट्र एक चुनाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक कह रहा है ये चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता लागू होने के परिणाम स्वरूप होने वाली नीतिगत पंगुता को कम करेगा। नीतिगत पंगुता को कम करेगा। दूसरा कथन क्या कह रहा है? एक साथ चुनाव के लिए संविधान के केवल एक अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी। मैंने आपको बताया कितने अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी। ठीक है? उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए कह रहा है कि केवल एक, ऑप्शन बी कह रहा है केवल दो, ऑप्शन सी कह रहा है एक और दो दोनों, ऑप्शन डी कह रहा है ना तो एक ना तो दो। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। और इन शॉर्ट की सीरीज में बस आज इतना ही। और अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर दें, जिससे हम आपको लेटेस्ट अपडेट देते रहेंगे। धन्यवाद।